ट्रेनिंग वगैरह भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव को प्रोवाइड कीजिए कि कस्टमर के साथ आपको कैसे डील करना है. So like you have to invest toward the relationship marketing because they are going to give you return in the long lasting, or we can say long term. So this is the way for creating the relationship marketing. किसी कोई doubt है relationship marketing में? Now write consumer behavior in service marketing. Consumer behavior in service marketing. See, if I can see some another thing in this relationship marketing, then I'll explain it, elaborate it further. Okay, if I'll get something, because मुझे नहीं लगता कि relationship marketing. So consumer behavior in service marketing. Like सबसे पहला the question arises that what is the meaning of consumer behavior? Consumer behavior होता क्या है? So consumer behavior is basically a study. एक study है या फिर activities है जो कौन perform करता है, marketer perform करता है to understand the various need and expectations of consumers and behavior of consumer toward buying the particular service and goods. यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक सर्विस, एक एक्टिविटीज है या प्रोसेस है जो मार्केटर करता है. एक तरीके का रिसर्च प्रोसेस है जहां पर मार्केटर क्या जानने की कोशिश करता है कि कंज्यूमर की नीड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे कैसे बिहेव करता है, हर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए उसका क्या बिहेवियर है और उसका बिहेवियर किस वजह से चेंज हो रहा है. मतलब और कंज्यूमर मोटिवेट किस प्रोडक्ट को लेकर हो रहा है, सर्विस को लेकर हो रहा है. और मतलब ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड विद द कंज्यूमर बिहेवियर, ये मतलब कंज्यूमर के स्वभाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम ये कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज में पढ़ते हैं. क्लियर है? अब जब सर्विस मार्केटिंग की बात करते हैं तो सर्विस मार्केटिंग में कंज्यूमर का बिहेवियर लिटिल बिट डिफरेंट होता है. यहाँ पर हर चीज डिपेंड कर जाता है आपके एक्सपीरियंस से, आपके पास जो आपने पास लर्न किया चीजों से, प्रोडक्ट से, आप उनकी किसी पर्टिकुलर सर्विस से, वो चीज पे पूरा डिपेंड करता है कंज्यूमर का बिहेवियर. हाईली रिकमेंडेशन पे, माउथ पब्लिसिटी, ये सब तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा. ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर कितने टाइप के होते हैं? तो कंज्यूमर बेसिकली अगर मैं नॉर्मल टर्म में बताऊं तो लगभग 5 टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं. सबसे पहला होता है आपका नीड बेस्ड कंज्यूमर. नीड बेस्ड कंज्यूमर वो होते हैं जो कभी भी किसी पर्टिकुलर चीज की नीड होगी तभी वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे. जैसे मान लो कि मेरे घर में नमक खत्म हो गया तो आई जस्ट नीड दैट, तो आई विल परचेज इट. ठीक है, अगर मुझे कहीं मार्केट जाना है, मुझे की शादी फंक्शन या ओकेजन में जाना है, या फिर मैं जो होली में, दिवाली में, किसी में मुझे कोई कपड़े खरीदने हैं, तो दैट इज नीड बेस्ड कि मुझे उस पर्टिकुलरली ओकेजन में कपड़े खरीदने हैं. सो लाइक नीड बेस्ड कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हमेशा नीड के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदेंगे जो उनके लिए जरूरी होगा और जिसके बिना उनका काम नहीं चलेगा. तो नीड बेस्ड कंज्यूमर वो होते हैं. सेकंड होते हैं आपके लॉयल कंज्यूमर्स. लॉयल कंज्यूमर्स वो होते हैं जो बेसिकली किसी भी सिचुएशन में ब्रांड लॉयलिटी को नहीं छोड़ते हैं. यानी इफ दे आर परचेजिंग आशीर्वाद आटा तो दे आर नॉट गोइंग टू मूव टुवर्ड पतंजलि एंड अनदर ब्रांड, राइट? So they are very much stick toward the particular brand. ठीक है, लॉयल कंज्यूमर्स. और ऐसे कंज्यूमर्स बहुत कम होते हैं आजकल, मैं पहले बता दूं, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. लाइक अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा प्रेजेंट है मार्केट में और बहुत कम प्राइस, और पीपल आर लाइक वेरी मच प्राइस सेंसिटिव. तो हो सकता है कि प्राइस देखते हुए भी बहुत लोग लॉयलिटी को छोड़कर दूसरे ब्रांड की तरफ मूव कर जाते हैं. लेकिन लॉयल कस्टमर का मतलब ही यही है कि जो कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव ना करे, यानी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ मूव ना करे बिकॉज ऑफ द लॉयलिटी एंड बिकॉज ऑफ द गुड एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन योर सेक्टर. तो ये हो गया आपका लॉयल कंज्यूमर. थर्ड इज इम्पल्स कंज्यूमर. इम्पल्स कंज्यूमर्स कौन होते हैं? इम्पल्स कंज्यूमर बेसिकली वो होते हैं जो कंज्यूमर कभी भी कोई चीज पहले से डिसाइड नहीं करते कि मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ मार्केट जाके लेना है. नहीं, वो अचानक से मार्केट जाते हैं एंड अगर उनको कुछ ऐसा अट्रैक्टिव दिख जाता है, जैसे कि, और ये इनका सेंसरी यहाँ काम करता है. सेंस का मतलब है यहाँ पर आपके जैसे कि कुछ विजुअली देख लिया, ठीक है, विजुअल हो गया, ऑडिबल हो गया, जैसे कुछ अच्छा म्यूजिक सुन लिया, कोई मतलब कुछ भी ऐसा लगा, जैसे कि या फिर बोलते कुछ बफर अच्छा लगा सुनने में तो चलो खरीद लेते हैं. कुछ अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल कोई ड्रेस दिख गया तो अच्छा लगा तो खरीद लेते हैं. तो लाइक इम्पल्स कंज्यूमर्स जो होते हैं वो एकदम से प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं एट द टाइम, बट वो कभी भी प्री डिसाइडेड नहीं होती चीज है कि मुझे खरीदना है ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट. क्लियर है? तो ये तो इम्पल्स. एक होते हैं आपके बार्गेन हंटर्स. बार्गेन हंटर्स वैसे कंज्यूमर होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में वो बार्गेनिंग कराना चाहते हैं.
यानी कि ये सबसे ज्यादा होता है सरोजिनी नगर मार्केट दिल्ली में, ज्यादा कम कर देंगे कि लाइक इफ दे विल शो यू सम प्रोडक्ट दैट इज फॉर 500 or 1000 rupees, they will deduct the amount and they will ask to give them for 100 rupees. Like bargain hunters, consumers are very much concerned toward the bargaining discount. हमेशा वो डिस्काउंट की तरफ ही भागते रहेंगे, हमेशा डिस्काउंट जब उनको मिलेगा, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे आता है, बिग बिलियन डे को लाने का रीजन यही है कि जो डिस्काउंट हंटर्स हैं या जिनको बहुत सस्ते रेट में प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो इस टाइम पे परचेजिंग करते हैं। और जो आपके जो बार्गेन हंटर्स होते हैं, उनका मेन एम बस यही होता है कि प्रोडक्ट को हम किसी भी हाल में डिस्काउंटेड रेट पे ले। जो इम्पल्स कंज्यूमर जो मैंने बताया था कि जो बिल्कुल प्री डिसाइडेड नहीं होता कि प्रोडक्ट खरीदना है और कुछ अट्रैक्टिव दिख गया, अच्छा लग गया, खरीद लिया। इम्पल्स कंज्यूमर हमेशा ही एक पॉजिटिव साइड होता है। इम्पल्स कंज्यूमर किसके लिए? कंपनी के लिए, क्योंकि प्री डिसाइडेड नहीं होता है। जब प्री डिसाइडेड नहीं है तो आपने अमाउंट डिसाइड नहीं किया। इस केस में अपसेलिंग आप आराम से कर सकते हैं। अपसेलिंग का मतलब होता है कि जैसे 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट था, अगर आप वो 500 रुपए का प्रोडक्ट देख के पर्सन अट्रैक्ट हुआ है, तो आप उस टाइप का उसको थोड़ा और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी दिखाइएगा, और हो सकता है कि उसको 500 से ज्यादा अच्छा 1500 वाला प्रोडक्ट लगे। तो ऐसे केस में वो 500 की जगह पे 1500 का प्रोडक्ट खरीद लेता है। ठीक है, गर्ल्स के साथ ये बहुत ज्यादा होता होगा। पार्लर जाती है, सोचती है अरे 500 रुपए वाला पैक, सोचती नहीं कि कौन सा पैक लेना है। वहां गई, अरे 500 वाला नहीं 800 वाला अच्छा है, तो वो ले लेते, उसमें ज्यादा फैसिलिटीज है। So like this is why happening, because they are not pre-decided about what they have to buy. So upselling का concept impulse purchaser के साथ या impulse consumer के साथ सबसे ज्यादा रहता है। Next आपका टाइप आता है wandering consumer. These kind of consumer are only want to explore the market. सिर्फ मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे इधर से उधर, परचेज करने का चांस बहुत एक्सट्रीम कम होता है। 99% केस में वो वैंडर करेंगे। अगर उनको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मतलब वैंडरिंग भी यहाँ खरीदना है, तो उसके लिए कम से कम वो 10 दिन या बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे परचेज करने के लिए। बट वैंडरिंग कंज्यूमर आर मोस्टली विंडो शॉपिंग वाले होते हैं, जो इधर उधर घूमेंगे, खरीदना होगा कि नहीं खरीदना होगा, और शायद वो हो सकता है कि वैंडर करते करते लग्जरियस प्रोडक्ट भी देखने लगे, बट फाइनली जब खरीदने की बारी आएगी तो वो अपने पॉकेट पे ध्यान देकर पॉकेट के हिसाब से प्रोडक्ट परचेज करेंगे। और बहुत सारे चांसेस में 99% चांस है कि दे आर नॉट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट। सो इसको कहते हैं वैंडरिंग कंज्यूमर। दे वांट टू एक्सप्लोर बट दे डोंट वांट टू बाय। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे दो तरीके से प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूमर खरीदता है, हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफर्स, हाई इन्वॉल्वमेंट या लो इन्वॉल्वमेंट, हाई इन्वॉल्वमेंट के थ्रू या लो इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। हमेशा याद रखना कि इंपल्स बायर्स जो होते हैं वो लो इन्वॉल्वमेंट के थ्रू प्रोडक्ट को खरीदते हैं। प्री डिसाइडेड नहीं होता है, कुछ देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि लो इन्वॉल्वमेंट में इंपल्स कंज्यूमर आते हैं। ये दोनों किस चीज का पॉइंट बताई? हाई इन्वॉल्वमेंट के बाय, व्हाट डज कंज्यूमर बाय, व्हाट डज कंज्यूमर बाय, कंज्यूमर क्या खरीदेगा। तो कंज्यूमर कुछ भी खरीदेगा तो उसमें उसका दो तरीके का इन्वॉल्वमेंट होगा, या तो हाई इन्वॉल्वमेंट होगा या तो लो इन्वॉल्वमेंट होगा। और लो इन्वॉल्वमेंट हमेशा कंज्यूमर जो होते हैं, इंपल्स कंज्यूमर होते हैं ना, वही होते हैं लो इन्वॉल्वमेंट वाले। ठीक है, हाई इन्वॉल्वमेंट एंड लो इन्वॉल्वमेंट। सी हाई इन्वॉल्वमेंट बेसिकली किस किस टर्म्स में कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व होगा प्रोडक्ट को परचेज करने में। सबसे पहला आएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीचर्स, यानी कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, जैसे मान ले कि किसी को कैमरा या लेंस लेना है, और कैमरा जो होता है या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, वो सबको 100% उसका नॉलेज नहीं होता है। अब ऐसे केस में जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो, यानी बहुत जटिल चीजें हो, बहुत डिफिकल्ट हो समझना, तो ऐसे केस में कंज्यूमर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। सर्विस सेक्टर में एग्जाम्पल ले सकते हो आप जीएसटी का, बिकॉज जीएसटी अभी रिसेंटली 2017 में जब वो आया जीएसटी, तो बेसिकली उसका जो एम था वो ये था कि गुड्स एंड सर्विस सेक्टर्स जो आप एक टैक्स ही बस दिया जाए। ठीक है, बहुत सारे टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह सब, बहुत सारी चीजों को हटा दिया गया। तो जीएसटी को समझना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था, अभी भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। तो जब वो कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस लेता है जीएसटी का या इनकम टैक्स का या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस कुछ भी अगर चाहिए होता है, ऐसे केस में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी कैलकुलेशंस। इंटरेस्ट रेट हो गया आपका,
ठीक है, ROI जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे केस में कोई भी कंज्यूमर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो सर्विस सेक्टर में यू कैन राइट अबाउट GST, इन द प्रोडक्ट यू कैन राइट अबाउट द टेक्नोलॉजिकल आइटम, लाइक जैसे आपका AC हो गया, फिर आपका लैपटॉप्स हो गए, लैपटॉप वगैरह हो गया, लेंस या कैमरा हो गया, ठीक है। तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स कम्स अंडर। इस केस में कोई भी कंज्यूमर जहां कॉम्प्लेक्स फीचर्स होगा या जहां पर जो सर्विस दिया जा रहा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में कभी भी कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीचर्स। सेकेंड इज हाई प्राइस। सेकेंड इज हाई प्राइस। हाई प्राइस। सेकेंड इज हाई प्राइस। सी, अगर कोई भी कंज्यूमर ज्यादा किसी भी चीज का प्राइस पे कर रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा रिस्क में इन्वॉल्व है। अगर मैं कोई लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद रही हूँ या मैं कोई सर्विस ले रही हूँ, तो ऐसे केस में मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मैं जो पैसा दे रही हूँ उतना का ये प्रोडक्ट है या नहीं, यानी ये प्रोडक्ट इतना पैसा डिजर्व करता है या नहीं। और अगर ये डिजर्व करता है तो मुझे पहले हाईली इसको चेक करना पड़ेगा, हाईली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हाईली नॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हाई प्राइस इज ऑल्सो द फैक्टर वेयर कंज्यूमर आर हाईली इन्वॉल्व टुवर्ड द बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्लियर है? जैसे कि अगर मान लो किसी पर्सन को वेकेशन पे जाना है, ठीक है, वेकेशन पे जाना है आपको और आपने 50-60 हजार रुपए खर्चे, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईली इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि 50,000 रुपए आपका लग रहा है। लेकिन अगर आप हेयर कटिंग कराने जाते हो जहां आपको 100 रुपए लगता है, उस केस में हो सकता है हाईली इन्वॉल्व ना हो, राइट? So like it's totally depend upon the amount whatever you are paying for the product and services. Clear है? High perceived risk. High perceived risk. अब यहाँ पर जो perceived risk high की बात हो रही है, यहाँ पर दो टर्म में हो सकता है, ठीक है। या तो किसी का पर्सन बोल सकता है कि किसी पर्सन को कुछ नुकसान ना हो उस सेंस में, दूसरा पर्सन को फाइनेंशियली लॉस ना हो, या फिर बोल सकते हैं कि बॉडीली हार्म ना हो, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहती हूँ, इफ अ वुमेन इज गोइंग फॉर टेकिंग द मंथली, अगर वो ब्यूटी पार्लर जाती है और फेशियल ले रही है, तो दैट इज मे बी अ लेस परसीव्ड रिस्क। बट इफ अ पर्सन is going toward for बोल सकते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी, तो क्या लगता है कि रिस्क किसमें ज्यादा है? कॉस्मेटिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। तो ऐसे कभी भी कंज्यूमर ज्यादा इन्वॉल्व होगा। मे बी वो प्रोस कॉन्स, इसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, कम से कम 100-100 टाइम्स he or she will understand the terms, then after that they will go toward this surgery, because definitely इसका जो भी होगा प्रोस एंड कॉन्स, अगर निगेटिव हुआ तो that is going to affect the body, obviously पूरा फेस खराब हो सकता है। तो लाइक इन दिस केस अगर ऐसी चीजें होती है तो कंज्यूमर ज्यादा इन्वॉल्व रहता है इन द केस ऑफ हाई परसीव्ड रिस्क। क्लियर हो गया? अब तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट तो लगभग सेम है, क्योंकि आप बोली थी हाई प्राइस होगा तो वहां भी हाई रिस्क। जहां पर आप पैसा ज्यादा दे रहे हो, जैसे उस वाले केस में क्या था कि जहां पर आप पैसा ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, जैसे आप मान लो, हाँ कह सकते हैं सिमिलर है काइंड ऑफ, वहां पर फाइनेंशियल टर्म में बोल रहा था, यहाँ पर थोड़ा बॉडीली हार्म को ज्यादा बोला गया, कंसर्न किया गया है कि लाइक अगर आप एक फेशियल ले रहे हो तो उसका इम्पैक्ट मे बी ज्यादा ना पड़े, बट कॉस्मेटिक सर्जरी समथिंग विच इज गोइंग टू मे बी स्पॉइल योर फेस, राइट? तो ये सारी चीजें जो होती हैं जिसमें आपकी रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जिसके साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल निगेटिव टर्म में हो सकते हैं, तो ऐसे केस में कोई भी कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व होगा। क्लियर है? मैम हाईली इन्वॉल्वमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या था? किसका? मैम हाईली इन्वॉल्वमेंट का फर्स्ट फैक्टर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीचर्स। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फीचर्स। सेकेंड पॉइंट इज हाई प्राइस एंड थर्ड पॉइंट इज हाई परसीव्ड रिस्क। हाई परसीव्ड, ठीक है। अब जो अभी इसमें हाईली इन्वॉल्व में अभी 2-4 पॉइंट रहा है, और लो इन्वॉल्वमेंट में जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा इसके, ठीक है। तो मतलब मैं सोचो तो दोनों चीज करा दे रही हूँ, जैसे कि हेयर कटिंग की बात किया तो लो इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई वेकेशन पे जा रहा है 50,000 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है तो वो हाई इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो इन दैट केस जो हाईली इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट की, मैम आवाज नहीं आ रहा। यू आर नॉट एबल टू हियर मी? नो मैम। तो ये आवाज कैसे सुनाई दिया कि यू आर नॉट एबल टू हियर मी? तो नो मैम कैसे आया? नेटवर्क नहीं।
नेटवर्क नहीं है, लग तो नहीं रहा है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैम फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस के बारे में बताइए। मैम फिजिकल एविडेंस इज द प्रोसेस बाय विच tangible goods. You just need to tell me about it. Guarantee.